दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महिलाओं को नागा साधु बनने के लिए कौन कौन सी कड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और ये परीक्षाएं कब तक दी जाती हैं। भारत में महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं, लेकिन इनके लिए उन्हें कठिन चुनौतियों से गुजरना होता है और कई सालों तक उनकी परीक्षा ली जाती है। इसके बाद ही उन्हें नागा साधु बनने लायक माना जाता है। जानते हैं कि महिलाएं किस तरह ऐसा करती हैं और आमतौर पर कहाँ की महिला ज़्यादा साधु बनती हैं। देश में नागा साधुओं की परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। नागा साधुओं का जीवन बहुत कठिन होता है। उन्हें इसके लिए तय की गई पारंपरिक, धार्मिक चुनौतियों और परीक्षाओं से गुजरना होता है। लेकिन महिला नागा साधु बनने को भी पिछले कुछ दशकों से मंजूरी दी गई है। इसके बाद महिलाएं भी काफ़ी संख्या में नागा साधु बनने लगी हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन भी पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित होता है। दिन की शुरुआत और अंत दोनों ही पूजा पाठ के साथ होता है। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर एक तिलक लगाना होता है। उन्हें एक ही कपड़ा पहनने की अनुमति होती है जो गेरुआ रंग का होता है। वैसे भारत में नागा साधु बनने वाली महिलाएं नेपाल से ज़्यादा आती हैं। उन्हें नागा साधु बनने से पहले तक कई कठिन तप और परीक्षाओं से गुजरना होता है। नागा साधु बनने से पहले महिला को 6 से 12 साल की अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जब महिला ऐसा कर पाने में सफल हो जाती हैं तब उसे उसके गुरु नागा साधु बनने की अनुमति देते हैं। इसमें अपना सिर मुंडवाना और अपने शरीर पर नारंगी या लाल रंग का कपड़ा पहनना और हथियार रखना आदि शामिल हैं। परीक्षा प्रक्रिया पूरी करने के बाद महिला नागा माँ बन जाती हैं। नागा साधु बनाने से पहले महिला की पिछली ज़िंदगी के बारे में जानकारी हासिल की जाती है ताकि यह पता लगा जा सके कि वह पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं और कहीं उसके नागा साधु बनकर कठिन साधना को निभा पाएगी या नहीं। शुरुआती 10 सालों तक उन्हें कठिन ट्रेनिंग भी दी जाती है। एक नागा साधु बनने के दौरान एक महिला को यह साबित करना होता है कि वह पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुकी है और अब उसका सांसारिक खुशियों से कोई भी लगाव नहीं रह गया है। उसे ये भी जाहिर करना होता है कि पिछली ज़िंदगी से अब उसका कोई नाता नहीं है और वह खुद को सारे बंधनों और रिश्तों से काट चुकी है। साथ ही बगैर किसी लग्जरी और सुविधाओं से आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। नागा साधु बनने से पहले महिला साधु को अपना पिंडदान करना होता है और पिछली ज़िंदगी को पीछे छोड़ना होता है। पिंडदान का मतलब ये होता है कि वो ये मान ले कि जन्म के बाद से उसने जो ज़िंदगी बिताई वो उसे ख़त्म कर चुकी है और उस पहचान और ज़िंदगी को वह पूरी तरह छोड़ चुकी है। इसलिए वह पिंडदान की उस प्रक्रिया से गुजरती है जो आमतौर पर भारतीय संस्कृति और परंपराओं में मृत्यु के बाद की जाती है। महिलाओं को सन्यासी बनाने की प्रक्रिया अखाड़ों के सर्वोच्च पदाधिकारी आचार्य महामंडलेश्वर द्वारा पूरी कराई जाती है। नागा साध्वी परंपरा ने यूरोपीय महिलाओं सहित विदेशियों को भी आकर्षित किया है। नागा साधु पर सनातन धर्म और वैदिक परंपराओं की रक्षा की जिम्मेदारी होती है। महिला नागा साधु बनने के दौरान महिलाओं को पहले अपने बाल छिलवाने होते हैं। इसके बाद वे नदी में पवित्र स्नान करती हैं। यह उनके साधारण महिला से नागा साधु बनने की प्रक्रिया होती है। कुंभ जैसे अवसरों पर ही महिला नागा साधु सार्वजनिक तौर पर सामने आती हैं। उस दौरान उन्हें मात्र एक लंबा और बगैर सिला वस्त्र धारण करने की अनुमति होती है। यही महिला और पुरुष नागा साधुओं के बीच एक ही बड़ा अंतर होता है। पुरुष नागा साधु पूरी तरह से नग्न रहते हैं, जबकि महिला नागा साधु अपने शरीर को गेरुआ रंग के एक वस्त्र से ढककर रख सकती है। हालांकि जब वो अखाड़ों में होती है तब भी वो बगैर वस्त्र धारण किए बगैर रहती है। हालांकि जब वो अखाड़े में होती है तब भी वो बगैर वस्त्र धारण किए रहती है। कुंभ में वो अपनी टोली के साथ स्नान करती है। हालांकि महिला नागा साधुओं का स्नान जिस जगह होता है वहाँ पुरुषों के जाने की मनाही होती है। ये स्नान पुरुष नागा साधुओं के शाही स्नान के बाद होता है। जब कुंभ में शाही जुलूस निकलता है तो पुरुष नागा साधुओं के पीछे उनका भी दल होता है। महिला नागा साधुओं को भी पुरुष नागा साधुओं की जितनी ही इज्जत मिलती है। वे भी नागा साधुओं के साथ ही कुंभ में पवित्र स्नान में पहुँचती हैं। आम जिंदगी में उनका जीवन सादगी से भरा होता है। वो साधारण भोजन करती हैं और आमतौर पर ज़मीन पर सोती हैं। इसके लिए वो मामूली चादर या चटाई का इस्तेमाल करती हैं।